This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, क्या कभी तुम भी घर से दूर किसी शहर में पढ़ने या काम करने गए हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो जाहिर सी बात है कि तुमने किसी हॉस्टल या पीजी में ही रहने का फैसला किया होगा। पर कई बार हमारे किए गए फैसले उल्टे हम पर ही भारी पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में जोया ने अपनी आप बीती हमें साझा की है जब वो कोटा जैसे बड़े शहर में पढ़ने के लिए गई थी और वहाँ के एक हॉस्टल में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सोच के भी आपकी रूह कांप उठेगी। और यकीन करना, इस कहानी के खत्म होते होते आप भी किसी अपने को कहीं भी हॉस्टल दिलाने से पहले उस जगह की अच्छे से जांच पड़ताल करोगे। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था जोया के साथ जिसने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। जानेंगे जोया के ही नजरिए से। हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम जोया अंसारी है। आज से मैं एक डेंटल कॉलेज से अपनी BDS की पढ़ाई कर रही हूँ। पर वो 8 दिन जो मैंने कोटा के उस हॉस्टल में गुजारे थे वो सुनकर आपकी भी रातों की नींद उड़ जाएगी। एक ऐसा कमरा जहाँ आपको मारने की कोशिश खुद आपके अपने करें तो कभी आपके चाहने वालों की लटकती लाशें आपको नजर आने लगे। ऐसी जगह पर एक दिन गुजारना भी नरक में रहने के बराबर है। लोगों के सामने इस कहानी को रखने की हिम्मत करने में ही मुझे 6 साल लग गए, पर आज भी मैं रातों को अकेले सोने से सहम उठती हूँ। बात है साल 2019 की। हर उस बच्चे की तरह जो 11th में साइंस स्ट्रीम लेता है, मैं भी अपने छोटे से बैग में बड़े से सपने लिए कोटा की ओर रुख किया। लक्ष्य साफ था, नीट की परीक्षा पार करके एक अच्छी डॉक्टर बनना। पर मुंबई में घर ढूंढने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है कोटा जैसे शहर में एक सस्ता और अच्छा हॉस्टल ढूंढना। कई जगह धक्के खाने के बाद मुझे एक हॉस्टल मिला। वो हॉस्टल देखने में इतना अच्छा नहीं था, पर अम्मी पापा को और ज़्यादा परेशान ना करने की कोशिश में मैंने वहीं रहना शुरू कर दिया। पहले कुछ हफ्ते तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही महीना खत्म होने को आया तो हॉस्टल की वार्डन सभी के दरवाजों पर एक नोटिस लगा गई जिसमें लिखा था, महत्वपूर्ण सूचना, अगले महीने से इस हॉस्टल को गर्ल्स से बदलकर बॉयज हॉस्टल किया जा रहा है। अतः आने वाले एक हफ्ते में सभी अपने परिवार या स्वयं से रहने के लिए नया हॉस्टल ढूंढ लें। अब ये देखकर पूरे हॉस्टल में चिंता और परेशानी का भाव फैल गया। अभी मुझे भी यहाँ आए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, तो जानकारी के अभाव में मुझे जो पहला ठीक ठाक सा हॉस्टल मिला तो मैंने वहीं इनरोल कर लिया। कोटा के लगभग हर तीसरे हॉस्टल में किसी न किसी ने सुसाइड किया है और ये बात मुझे भी मालूम थी, पर पिछले हॉस्टल में ऐसी कोई घटना ना सुनने के चलते मैंने नए हॉस्टल की भी ज़्यादा जानकारी नहीं निकाली, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। नए हॉस्टल में जाते मुझे एक कोने वाला कमरा दिया गया। कमरे को अपने हिसाब से सेट करने के बाद थकान और गर्मी से मेरी हालत खराब हो गई, तो मैंने खिड़की खोली और मैं बिस्तर पर लेट गई। फिर कुछ देर में मेरी आंख भी लग गई और जब मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा कि रात के 1:30 बज रहे हैं और भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। अतः मैंने फ्रीज से कबाब निकाले और उन्हें फ्राई करके मैं खाने लगी। अभी मैंने खाना शुरू ही किया था कि एक अजीब सी बदबू मुझे महसूस हुई। पहले तो मुझे लगा कि ये कबाब खराब हो चुके हैं, पर गौर करने पर पता चला कि वो सड़ांध एक कोने से आ रही थी। पर इसे खुद का वहम समझकर मैंने रूम फ्रेशनर छिड़क कर वापस से सोने की कोशिश की, पर उस सड़ांध ने मेरा सिर दुखा दिया था। अब नींद तो आने से रही तो मैं नहाने चली गई, पर जैसे मैंने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े उतारे तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे घूर रहा है, जिस वजह से तुरंत ही मैंने अपने बदन को टॉवल से ढकते हुए मैंने पूरे बाथरूम में अपनी नजरें घुमाई कि कहीं कोई छिपा हुआ कैमरा तो नहीं है। पर 10 मिनट तक एक दीवार, रोशनदान, यहाँ तक कि बल्ब होल्डर तक को ठीक से देखने के बाद मुझे यकीन हुआ यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पर देखे जाने की वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा रियल और डरावनी लग रही थी। जो भी लड़की इस कहानी को सुन रही होगी वो मेरी बात से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगी, क्योंकि जब हमें कोई घूरता है तो वो फीलिंग कितनी बुरी और डरावनी होती है। और आधे ढके शरीर के साथ जब आप इस फीलिंग को महसूस करो तो उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही नामुमकिन होता है। पर ना तो अब मुझे नींद आ रही थी और ना ही मैं नहा सकती थी, पर फिर भी मैंने एक चादर उठाई और उसे शावर के चारों तरफ एक कर्टेन की तरह लगा दिया। इससे मेरा एक काम और बढ़ गया, पर पूरी तरह से ढके होने की वजह से मुझे अब थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। जब मैं नहाकर निकली तो अब कमरे में वो बदबू नहीं थी। नहाकर मुझे काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था, तो मैंने लोफी सॉन्ग्स हल्की आवाज़ में चलाया और ईयरबड्स लगाकर एक शावर वाला पर्दा ऑर्डर किया और आंखें बंद करके मैं अपने बेड पर लेट गई। फिर कुछ देर में दोबारा से मेरी आंख लग गई और फिर अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं जल्दी से तैयार होकर कोचिंग के लिए निकल गई। दोपहर में कोटा की तपती धूप में झुलसते हुए जब मैं अपने कमरे में घुसी तो आश्चर्यजनक रूप से मेरा कमरा बर्फ की तरह बहुत ठंडा था।
ना वहाँ का एसी चल रहा था और ना ही कोई खिड़की खुली हुई थी। पर जिस बात से मुझे परेशान होना चाहिए था कि मैं उल्टा उस बात से खुश हो गई। और होती भी क्यों नहीं, जहाँ एक तरफ दूसरी लड़कियों के कमरे गर्मी से तप रहे थे तो वहीं मेरा कमरा शिमला बना हुआ था। तभी कपड़े चेंज करके मैंने मेस में जाकर खाना पीना किया और सीधे अपने कमरे में आकर लेट गई। पर जैसे ही मैं नींद के आगोश में गई कि हल्की हल्की गर्म सांसें मुझे मेरे चेहरे पर महसूस होने लगी। थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैंने करवट बदली और फिर से मैं सोने की कोशिश करने लगी। पर उस गर्म सांसों का एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ना मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत थी और ना ही करवट बदलने की। पर अभी भी मैं अपने ख्यालों की उधेड़ बुन में ही फंसी हुई थी कि तभी अचानक से एक डरावनी पर हल्की सी आवाज ने मेरा नाम पुकारा, जोया। जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन होता है, बिल्कुल वैसा ही माहौल बन गया था उस वक्त। अपना नाम पुकारे जाने के बाद मैंने अपनी आंखें खोली और सीधे मैं कमरे से भागकर खड़ी हो गई। दोस्तों, उस एक पल ने मेरी सारी थकान को एक झटके में छू मंतर कर दिया। लेकिन उस वक्त तो मैं अपनी सहेली के रूम में चली गई। पर शाम होते होते मुझ में थोड़ी हिम्मत आई और मैंने अपना रूम खोला और उसे फिर से अच्छी तरह से चेक किया। फिर रात होते होते रूम में दोबारा से हल्की ठंड बढ़ने लगी। पर ना जाने क्यों आज मेरे शरीर में पहले जैसे ताकत मुझे महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत मेहनत और ताकत का मैंने काम किया हो। तभी मैंने अपने दोस्त से खाना अपने रूम में मंगाकर अपने बेड पर ही बैठ के खाना खाया और फिर कुछ देर पढ़ने की कोशिश में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। आज दोबारा मेरी आंख रात के 1:30 बजे खुल गई और इसकी वजह मुझे आज भी अपने सीने पर महसूस होने वाला वजन लगता है। जब मैंने हल्की हल्की आंखें खोलकर देखा तो अंधेरे में एक सिल्वर सी मेरे सीने पर बैठी हुई नजर आई। डर के मारे मैंने चीखने की कोशिश की पर मेरे गले से एक आवाज तक नहीं निकली। फिर जब मैंने आंख बंद करके कुछ देर में दोबारा खोली तो अब मेरे सीने पर कोई वजन महसूस नहीं हो रहा था, ना ही कोई सिलवट मुझे नजर आ रही थी। डर की वजह से कहूँ या शायद कमरे में हो रही ठंड की वजह से मैं बुरी तरह से जूझ रही थी। फिर कुछ देर खुद को शांत रखने के बाद मैंने फ़ोन पर आयतुल कुर्सी चलाई। पर हैरान की बात यह थी कि 1 मिनट चलने के बाद मेरे फ़ोन की बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई और फ़ोन 1 मिनट चलकर ही स्विच ऑफ हो गया। जल्दी से फ़ोन को चार्ज पर लगा के मैंने खुद को कंबल के अंदर ढक लिया और सोचा कि अब मैं सुरक्षित हो चुकी हूँ। पर दिमाग को यकीन दिलाने से अगर चीज़ें सुधर जाती तो आज दुनिया में भूतों या जिन्नातों का अस्तित्व भी नहीं मिलता। अभी मुझे कंबल के अंदर छिपे हुए कुछ ही देर हुई थी कि किसी के मेरे चारों तरफ चलने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ने लगी। मन ही मन आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर मैंने खुद पर दम कर लिया और घुटनों में सिर छुपाए अल्लाह को याद करने लगी। एक बात जो मैं पहले बताना भूल गई, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, पर इस हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद से ही मैंने एक बार भी नमाज अदा नहीं की थी। इसलिए जैसे ही वो आवाज़ें बंद हुई तो मैं बिस्तर से हिम्मत करते उठी और वजू बनाकर जैसे मुसल्ले पर खड़ी हुई और नियत की अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं चक्कर खाते हुए मुसल्ले पर ही गिर गई। फिर अगली सुबह मेरी आंख शायद से 10 बजे खुली। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि मैं उठकर अपने रूम का दरवाज़ा भी खोल सकूं। अतः मैं जैसे तैसे करके बिस्तर पर लेटी और रात से चार्ज पर लगे फ़ोन को स्विच ऑन किया तो मिस कॉल और मैसेज की बाढ़ लग गई। अम्मी पापा के कॉल और मैसेज देखकर मैंने फ़ौरन ही उन्हें कॉल किया और कल रात की सारी घटना बताई। यकीनन उन्हें पहली बार में मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर उन्होंने मुझे इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए कमरे में सूर्य बकरा चलाने को कहा। साथ ही नमाज की पाबंदी भी रखनी थी। घर पर बात करके मैंने वक्त देखा तो कोचिंग जाने के लिए मैं बहुत लेट हो चुकी थी। तो मैंने आज ना जाने का फैसला किया और अपने पास रखी खाने की चीज़ों को खाकर दोबारा से सोने चली गई। दोपहर हुई और मेरी एक दोस्त कुछ बात करने मेरे रूम पर आई तो उसने आते वक्त मेरे लिए खाना भी पैक करा लिया। तो खाना खाते हुए उससे बात करते वक्त मेरा ध्यान अपने फ़ोन पर गया तो मैंने देखा कि उसने आते ही मेरे फ़ोन में हल्की आवाज़ में गाने चला दिए थे। लेकिन आधे घंटे से ना तो गाने बंद हुए थे और ना ही फ़ोन की बैटरी डाउन हुई थी। उत्सुकता से मैंने फ़ौरन यूट्यूब पर सूर्य बकरा चलाई तो कुछ ही सेकंड में वो अपने आप ही बंद हो गई और कमरे में अजीब तरह से भारीपन महसूस होने लगा। अब ये सब देखते हुए मेरी दोस्त ने वहाँ से चुपचाप से जाने में ही अपनी भलाई समझी और बहाना बनाते हुए वो रूम से चली गई। उसके जाते मैंने हिम्मत की और वजू बनाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगी, पर हर बार मैं या तो बेहोश हो जाती या फिर मुझे चक्कर आ जाते। पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या था जो मुझे किसी भी तरह से खुद के बचाव करने या इबादत करने से रोक रहा था। फिर कुछ देर में शाम भी हो गई और मेरा ठंडा कमरा जो मुझे किसी लग्जरी लगता था अब वो मेरी जान ले रहा था। कई बार कमरे में ठंड इतनी बढ़ जाती थी कि 2 कंबल ओढ़कर भी मैं ठिठुर जाया करती थी। आज इस रूम में मेरी तीसरी रात थी और पिछली 2 रातों की ही तरह 7-8 बजते बजते मेरी नींद लग गई। जब आँख खुली तो घड़ी में वक्त देखकर मैं सहम उठी क्योंकि अब रात के ठीक 1:30 बज रहे थे, पर अभी तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था।
अतः मैंने रूम की लाइट ऑन की और कंबल के अंदर घुसकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी लाइट ऑन किए हुए मुझे कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक ही लाइट झपकते हुए बंद हो गई। डर को कम करने के लिए मैंने कंबल के अंदर लेटे हुए ही अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर ली और गूगल पर सूर्य बकरा निकालकर तेज आवाज़ में पढ़ने लगी। पर यकीन करना, मेरी आवाज़ धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो गई। कितनी भी कोशिश करूं कि मेरे गले से एक शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। अतः मैंने मन में पढ़ने की कोशिश की तो फ़ोन की स्क्रीन अचानक ही काली पड़ गई और अनगिनत बार कोशिश करने के बाद भी फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर जब सब तरफ से खुद के बचाव के रास्ते मुझे बंद होते हुए नजर आने लगे तो मैंने मन ही मन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो मुझे हल्कापन महसूस हुआ, पर जैसे जैसे मैं आयतुल कुर्सी खत्म करने वाली थी कि किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा कंबल खींच लिया। मेरी आंखें मैंने जोर से बंद की हुई थी और बंद आंखों में ही मुझे अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस होने लगी। डर के कारण मैं जोर से रोने लगी और चीखते चिल्लाते हुए कहा कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, तुम कौन हो जो तुम मुझे तंग कर रहे हो, और भी पता नहीं क्या क्या। अब मेरे इतना बोलते वो गर्म सांसों का एहसास खत्म हो गया और जब कुछ मिनट बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो आंखों के कोने से मुझे एक औरत नजर आई जिसके बाल उसके चेहरे के सामने आए हुए थे। वो औरत ठीक मेरे बिस्तर से चिपक कर बैठी हुई थी और जैसे ही मैंने थोड़ी हिम्मत करके उसे दोबारा से देखने की कोशिश की तो इस बार उसके बाल चेहरे पर नहीं थे। तो जल्दी से आंखों की जगह काले गड्ढे, एक कान से दूसरे तक फैली डरावनी ऐसे ही अपराध की दुनिया से जुड़ी कहानियों के लिए अपने होश हमारे गवा साथ दिए। जुड़े चौथे रहें। दिन मैं पूरे दिन बेहोश रही। अम्मी बताती हैं कि उन्होंने कई कॉल भी किए। जब मेरा फ़ोन बंद आ रहा था तो उन्होंने मेरे दोस्तों को कॉल किया और जब वहाँ से कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला तो उन्होंने वार्डन को कॉल कर दिया। जब वो आई तो पता नहीं रूम अपने आप कैसे खुल गया और उसने अम्मी को वीडियो कॉल कर मेरी उनसे बात कराई। पता नहीं मैंने बेहोशी की हालत में उनसे क्या बात की थी, पर वो सारा दिन मैं बेहोशी की हालत में ही पड़ी रही। फिर अगले दिन मेरी आंखें सुबह जल्दी खुल गई और पिछले दिनों हुई घटनाओं को देखते हुए मैंने एक छोटे से बैग में अपना सामान भरा और इस हॉस्टल से हमेशा के लिए चले जाने की इच्छा से बाहर निकली। पर दोस्तों, जैसे ही मैंने हॉस्टल के मेन दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ाए कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगी और देखते ही देखते इतना ब्लड फ्लो हुआ कि मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। मैंने रूम पर जाकर कपड़े चेंज कर लिए और वार्डन को रूम चेंज करने की गुजारिश की तो उसने बहाना बनाते हुए मुझे टाल दिया और अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे उसी रूम में रहना था, पर पीरियड के चलते मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। वो मेरे रूम में आते ही बिल्कुल बंद हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वार्डन ने कोई मदद नहीं की और पीरियड की वजह से गंदे हुए कपड़ों को मैंने धोने के लिए बाथरूम में गई तो वहीं देखे जाने की फीलिंग मुझे आने लगी। तो मुझे फिर से लगने लगा कि फिर से मुझे कोई देख रहा है। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगने लगा मानो कोई गर्म सलाखों से बने पंजे मेरी पीठ और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मार रहा हो। जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कपड़े उतारे और कपड़े उतारते ही सारा दर्द खत्म हो गया, पर कमर और शरीर के निचले हिस्से पर गहरी खरोंचों के निशान थे। मैंने दोबारा से कपड़े पहने और अम्मी को कॉल करके सब चीज़ें उन्हें बताई, पर जब तक उन्होंने मेरे घाव नहीं देखे तब तक उन्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। अब मेरी हालत देखकर उन्होंने फौरन ही हमारे जानने वाले एक बुजुर्ग से राब्ता किया और उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी ने मुझे कॉल करने को बोला और जब मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उन्होंने मुझे फ़ोन को स्पीकर पर करके कमरे के बीच में रखने को बोला। ऐसा करने के बाद उन्होंने कुछ आयतें पढ़ी और मुझसे बोला कि इस कमरे से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ। उस बूढ़े आदमी के मुझ पर और कमरे पर दम करने के बाद मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई और एक उम्मीद जागी कि मैं अब यहाँ से बचकर जा सकती हूँ, पर वो सब मेरा एक भ्रम था। और जैसे ही मैंने कमरे से बाहर कदम रखा तो मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। एक ही मिनट के अंदर मेरे शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया, जिसके चलते मैं दरवाजे पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं, मेरे गिरते ही किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे दोबारा से कमरे में खींच लिया और बंद होते ही आंखों के सामने जो आखिरी नज़ारा मुझे याद आता है वो ये था कि कोई लड़की जिसके हाथ से खून टपक रहा है वो मेरे रूम का दरवाज़ा बंद कर रही थी। तभी शाम के वक्त जाकर तो मैंने गंदे हो चुके कपड़ों को पानी में धोने के लिए डाल दिया और नहाने चली गई। शरीर पर इतने घाव और इतना ब्लड निकल जाने की वजह से मुझ में जरा भी ताकत नहीं बची थी। और हाँ दोस्तों, एक बात और बताती चलूँ कि मेरे पीरियड में अभी भी बहुत वक्त बाकी था और मुझे किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं थी जिसके कारण ब्लीडिंग हो। नहाने और कपड़े को पानी में निकालने के बाद मैं दीवार का सहारा लेते हुए अपने बिस्तर तक पहुंची, पर जमीन पर ही तकिया रखकर लेट गई। रात को जब मेरी आंख खुली तो वक्त का अंदाजा आपको हो चुका होगा। जब मैंने आंखें खोली और लाइट ऑन की तो मेरे मामू पंखे पर फांसी से लटके हुए नजर आए और उनके हाथों से टपकता हुआ खून सीधे मेरे पैरों पर गिर रहा था। इतना डरावना मंजर मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। मेरे शरीर में जान तो थी नहीं, पर जब कमरे में भारीपन ज़्यादा बढ़ा तो मेरी सांसें भी अटकने लगी और जब हिम्मत करते हुए मैंने रूम का दरवाज़ा खोलना चाहा तो अनेकों तेज धार वाली और नुकीली चीज़ें उड़ती हुई मेरी तरफ आ गई।
जिनके कारण मुझे कई चोटें भी लगी। कमरा बहुत ही ज़्यादा डरावना और खतरनाक लगने लगा था, तो मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। शावर के चारों तरफ बांधे कंटेन में बैठकर अभी मैंने खुद को सुरक्षित महसूस कराने की नाकाम कोशिश ही की थी कि अचानक ही शावर ऑन हो गया और एक तेज गर्म पानी का झरना मेरे शरीर पर जा गिरा, जिसने कई जगह से मुझे झुलसा दिया था। अब चीज़ें साफ हो चुकी थी, क्योंकि ना तो कमरा सेफ था और ना ही बाथरूम। फिर रोते हुए मैंने बाथरूम के ही एक कोने में बैठे दर्द में कराहते हुए जैसे तैसे रात काटी और फिर अगली सुबह की पहली किरण के साथ रोते हुए मैंने अम्मी को कॉल किया और यहाँ की सारी घटना बताई। अम्मी ने भी वक्त ना बर्बाद करते हुए वार्डन को कॉल किया और उनके आने तक मुझे उस कमरे से शिफ्ट करने को बोला। वार्डन ऊपर तो आई, पर वो भी मुझे इस कमरे से बाहर ना निकाल सकी। पर जैसे ही वो मुझे सहारा देकर कमरे से निकालने लगी तो मैं बेहोश हो गई। और जब उसने दूसरों की मदद लेनी चाहिए तो मेरी हालत देखकर लड़कियां तरह तरह की बातें बनाने लगी, पर किसी ने भी आगे बढ़कर मुझे बाहर निकालने में मदद नहीं की। थक हार कर जब वार्डन ने हॉस्टल मालिक को बुलाया तो वो कमरा देखकर चौंक गया और उसने सीधा यही पूछा कि ये कमरा मुझे क्यों दिया गया, क्योंकि नए सेशन के साथ ही वार्डन भी चेंज हो गई थी और पुरानी कोई लड़की इस हॉस्टल में नहीं थी। अतः किसी को भी इस कमरे का इतिहास नहीं मालूम था। हॉस्टल मालिक और वार्डन के सामने मेरी बेहोशी पड़ी बॉडी को एक अदृश्य ताकत रूम में खींच कर ले गई और अपने आप वो दरवाजा बंद भी हो गया। हॉस्टल मालिक ने पूछा कि मुझे यहाँ रहते हुए कितने दिन हो गए हैं, तो वार्डन ने बताया कि 6 से 7 दिन हो चुके हैं। और इतना सुनते ही मालिक ने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को हड़बड़ी में कॉल करके जल्दी जल्दी हॉस्टल आने का आग्रह किया। वहीं दूसरी तरफ अम्मी भी उस बूढ़े आदमी को साथ लेकर मेरे हॉस्टल के लिए निकल पड़ी। अब शाम होते होते अम्मी पापा भी उस बूढ़े आदमी के साथ हॉस्टल पहुंच गए थे। फिर हॉस्टल मालिक का पता चलते ही पापा उसे पीटने दौड़ पड़े, पर जैसे तैसे उन्हें रोका गया। उस बूढ़े आदमी को देखते हुए हॉस्टल का मालिक बोला, महंत आपको और भी किसी की जरूरत पड़ेगी, और वो भी बस आने में ही है। फिर पता चला कि हॉस्टल के मालिक ने मेहंदीपुर बालाजी के पंडित जी को बुलाया था ताकि मेरी जान बचाई जा सके। फिर कई घंटों की कोशिश और साधना करने के बाद दोनों पुजारी जी और बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और उन्हें कमजोरी भी महसूस होने लगी थी। पर उनके सामने जो रूह थी वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि घंटों की मेहनत मशक्कत के बाद उस अतृप्त आत्मा से समझौता करके उसे आज़ाद कर दिया गया और मुझे अम्मी पापा हॉस्पिटल ले गए। अपने हॉस्टल की बदनामी होने से रोकने के लिए हॉस्टल का मालिक भी साथ गया और अपने जानने वाले डॉक्टर से बिना किसी फीस या दवाइयों के खर्च के मेरा इलाज कराया। फिर बाद में जब मैं खतरे से बाहर आ गई तो उसने पापा को एक कोने में ले जाकर बताया, ये बात आज से 6 से 7 साल पहले की है, जब ये एक बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था। मैं काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता था और यहाँ की जिम्मेदारी मैंने एक गरीब घर के लड़के को दी थी। पर कुछ पैसों के लालच में वो यहाँ रहने वाले लड़कों को सभी तरह के नशे करने देता था और कई बार लड़के अपने साथ लड़की भी यहाँ पर लाया करते थे। एक दिन एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ इसी हॉस्टल में देख लिया, जिस बात का सदमा उसे इतना ज़्यादा लगा कि उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पर जैसे ही खुदकुशी की बात सामने आई तो उस वक्त का वार्डन यहाँ से पैसे और कुछ कीमती चीज़ें लेकर भाग गया। उस वक्त अपनी और अपने हॉस्टल की इमेज बचाने के लिए मैंने इस सुसाइड को पढ़ाई का एंगल दे दिया और 1 साल के लिए हॉस्टल भी बंद कर दिया। तभी से ये कमरा बंद रहता है, पर जब भी कोई नया वार्डन यहाँ पर आता है और कमरा खाली ना होने पर यही कमरा बच्चों को दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, पिछले 7 सालों में ये कमरा 15 से ज़्यादा बच्चों को दिया गया है, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है। कोई भी बच्चा अगर 8 दिन से पहले इस कमरे को छोड़ने में कामयाब हो जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है, पर उससे लेट होते ही हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाता है। पर हाँ, आपसे अनुरोध है कि इस बात को अखबार या पुलिस में मत दीजिएगा। दोस्तों, पापा ने उस दिन उस हॉस्टल मालिक से कुछ नहीं बोला। शायद से मेरी जान बच गई। वो इसी बात से संतुष्ट हो चुके थे। पर उस दिन के बाद मैं कभी कोटा नहीं गई और आज भी जब कहीं रूम लेना होता है तो उस हॉस्टल की अच्छे से जांच करते हैं और उसके बाद ही रहने जाते हैं, क्योंकि वो हॉस्टल आज भी वर्किंग है और शायद आज भी वो कमरा बच्चों को दिया जाता होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट